डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इनर प्रोडक्ट्स। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इनर प्रोडक्ट को भी डिफ़ाइन करेंगे और साथ साथ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के आइडिया को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। ये डेफिनेशन 1 देखें। इसमें कहा जा रहा है एन इनर प्रोडक्ट ऑन रियल वेक्टर स्पेस कैपिटल V इज़ अ फंक्शन that associates a real number u comma v whole inner product with each pair of vectors in capital V in such a way that the following axioms are satisfied for all vectors u, v and w in capital V and all scalars k। तो यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं रियल वेक्टर स्पेसेस के ऊपर। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर्स होंगे वो रियल फील्ड के अंदर से रियल नंबर्स के सेट से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो वर्ड इनर प्रोडक्ट है एक्चुअली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक फंक्शन है। इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है। ये ऐसा फंक्शन है जो एक रियल वेक्टर स्पेस V के दो एलिमेंट्स को किसी एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है। लेकिन ये फंक्शन आप जब डिफ़ाइन करेंगे तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो ये चार कंडीशंस भी सेटिस्फाई करे, तब ये एक रियल इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और जिस वेक्टर स्पेस पे ये इनर प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन करेंगे वो वेक्टर स्पेस फिर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इस फंक्शन यानी इस इनर प्रोडक्ट की वो कंडीशंस देखते हैं जो इसने सेटिस्फाई करनी है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये जो लिखा, ये जो आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है, ये मिला के हम जनरली इनर प्रोडक्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये u, v जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है u और v दो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस V के, जिस पे हम इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं। इस फंक्शन का नाम क्या है? इनर प्रोडक्ट। और जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो ये हमें एज अ रिज़ल्ट क्या देगा? एक रियल नंबर देगा, क्योंकि हम रियल इनर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अभी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तब ये इनर प्रोडक्ट कहलाएगा? तो वो ये कंडीशंस हैं जिसमें फर्स्ट वन है इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v, u। तो अगर आपके पास दो रियल वेक्टर्स हैं u और v, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट के फंक्शन के थ्रू। वो क्या है कि अगर u को मैं पहले लिखूं और v को मैं बाद में लिखूं और उस पे मैं ऑपरेट करूं इनर प्रोडक्ट को, तो मेरा रिज़ल्ट सेम होना चाहिए कि अगर मैं v को पहले ले लूं, u को बाद में ले लूं और फिर उस पे इनर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करूं। तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स पे ये काम करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ऐसा कैसे होता है, कौन सी डेफिनेशंस हम फंक्शन के लिए डिफ़ाइन करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं और कौन सी डेफिनेशंस हैं जो इसे सेटिस्फाई नहीं करती। तो आप काउंटर एग्जांपल से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं डेफिनेशन की। यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है u प्लस v, w इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू u, w इनर प्रोडक्ट प्लस v, w इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे u और v को ऐड किया जा रहा है। दो वेक्टर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो ये हमारे पास एक और नया वेक्टर आ जाएगा और दूसरा वेक्टर है w। तो इन दो वेक्टर्स में जिसमें से फर्स्ट वेक्टर जो है वो टू वेक्टर्स का सम है, इन पे हम जब इनर प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह भी लिख सकें कि u और w सेपरेटली इन पे इनर प्रोडक्ट हो, प्लस बीच में ये प्लस का साइन, फिर v और w पे इनर प्रोडक्ट हो। तो हमारा जो फंक्शन है वो इनर प्रोडक्ट तब होगा जब वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसमें आप देखें कि k स्केलर है जो कि u के साथ मल्टीप्लाई किया हमने और v एज इट इज़ है। इनका जब हमने इनर प्रोडक्ट लिया तो उसमें से अगर हम k को बाहर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बाकी आगे u, v बचे। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, जिसे हम होमोजेनिटी एक्सियम कहते हैं, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी एक इनर प्रोडक्ट फंक्शन के लिए।
इसके बाद हमारी जो फोर्थ कंडीशन है उसमें आप देखें कि अगर हम सेम वेक्टर v को ले लें, उसका अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, और ये इक्वल टू ज़ीरो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब v खुद इक्वल टू ज़ीरो हो। इस कंडीशन को हम पॉजिटिविटी एक्सियम भी कहते हैं। यहाँ पे अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर हमारा वो फंक्शन इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। अ रियल वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये जो हमारे पास रियल वेक्टर स्पेस v है, इस पे अगर हम ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन कर लें जो कि इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे फंक्शन के साथ ये रियल वेक्टर स्पेस रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। तो इसलिए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफ़ाइन करने के लिए हमें इनर प्रोडक्ट उस पर डिफ़ाइन करना होगा। अगर वो हम डिफ़ाइन कर सकेंगे तो फिर हमारे पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस आएगी। Because the axiom for a real inner product space are based on properties of the dot product, these inner product space axioms will be satisfied automatically if we define the inner product of two vectors u and v in R power n. तो आप देखें, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस R पावर n हो तो आपको पता है कि उसके अंदर हर वेक्टर के अंदर n टपल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हम इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है R पावर n के ऊपर, वो कुछ इस तरह है कि u और v अगर दो एलिमेंट्स हों R पावर n के, तो इसका मतलब ये u के अंदर भी n टपल्स होंगे और v के अंदर भी n टपल्स होंगे। u जो है इसमें u1 u2 अप टू un ये n टपल्स हैं, और v के अंदर v1 v2 अप टू vn n टपल्स हैं। जब हम इनके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह डिफ़ाइन होगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un vn। तो ये जो डेफिनेशन आप इक्वेशन 1 के अंदर देख रहे हैं, ये R पावर n के ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। अगर आप R पावर n की जगह R क्यूब ले लें तो इस केस में हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या होगा, u v इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 इंटू v3। और आप देखेंगे कि ये सारी कंडीशंस ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है रियल इनर प्रोडक्ट की। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इनर प्रोडक्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ये जो R पावर n के ऊपर अभी हमने इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन की थी, इसे हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या इसे हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ R पावर n भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर डिस्टेंस और लेंथ का आइडिया कुछ इस तरह है। इनर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड to define notions of norm and distance in a general inner product space, just as we did with dot product in R power n. Recall from formula 11 and 19 of section 3.2 that if u and v are vectors in Euclidean n space, then norm and distance can be expressed in the terms of the dot product as norm of u is equal to norm of v is equal to v dot v whole under root, and distance between u and v is equal to u minus v norm, which is equal to u minus v dot u minus v whole under root। तो ये तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के केस में आइडिया होता था नॉर्म का और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स का। तो यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है वो हमें इसमें किस तरह हेल्प करता है, तो वो आप इस डेफिनेशन नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं। इफ़ v इज़ a real inner product space, then the norm or length of a vector v in capital V is denoted by norm of v and is defined by norm of v is equal to inner product of v comma v whole under root. Similarly, the distance between two vectors is denoted by d of u comma v and is defined by
d of u comma v is equal to u minus v norm, which is equal to inner product of u minus v comma u minus v whole under root. A vector of norm 1 is called a unit vector. तो हमने जब किसी वेक्टर की लेंथ या नॉर्म कैलकुलेट करना होगा तो हम उसका इनर प्रोडक्ट उसी के साथ कैलकुलेट करके उसका अंडर रूट ले लेंगे. इसके बाद अगर हमने दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो इनर प्रोडक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, उन दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है मींस u माइनस वी का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट ले लेंगे. तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन दोज टू वेक्टर्स u एंड v. इसके बाद हमारे पास ये थ्योरम है, थ्योरम 6.1.1. इफ़ u and v are vectors in a real inner product space capital V and if k is a scalar, then norm of v is always greater than or equal to 0 with equality if and only if v is equal to 0. Similarly, the second condition is k into v norm is equal to k magnitude into v norm. Third conclusion is distance between u and v is equal to distance between v and u. And lastly, distance between u and v is always greater than or equal to 0 with equality if and only if u is equal to v. तो जब हमारे पास कैपिटल V एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो और k एक स्केलर हो तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं हमेशा. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइडिया है वेट्स का. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो अभी इनर प्रोडक्ट की एग्जांपल देखी थी r पावर n के केस में, तो उसमें आप देखें कि जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा हुआ था u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू un vn. तो उनके कोफिशेंट्स क्या थे, 1 1 1. यहाँ पे हमारे पास वेट का कॉन्सेप्ट है. There are various applications in which it is desirable to modify the inner products on r power n by weighting each term differently. More precisely, if w1, w2 up to wn are positive real numbers, which we will call weights, and if u equal to u1, u2 up to un and v equal to v1, v2 up to vn are vectors in r power n, then it can be shown that the formula u comma v inner product is equal to w1 into u1 v1 plus w2 into u2 v2 plus up to so on plus wn into un vn defines an inner product on r power n that we call the weighted Euclidean inner product with weights w1 w2 up to wn. तो ये हमारे पास r पावर n के ऊपर डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन करने का तरीका है जिसे हम वेटेड इनर प्रोडक्ट कहते हैं. यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 में कहा जा रहा है वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट. इसमें कहा जा रहा है लेट u इक्वल टू u1 u2 एंड v इक्वल टू v1 v2 बी वेक्टर्स इन r पावर 2. वेरीफाई दैट द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट u comma v inner product equal to 3 into u1 v1 plus 2 into u2 v2 satisfies the four inner product axioms. इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये इक्वेशन 3 के अंदर हमने जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है u और v के लिए r पावर 2 के ऊपर, तो क्या ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है r पावर 2 को या नहीं. तो इसके लिए हमने उन चारों एक्सियम्स को चेक करना है. तो आप अगर देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सियम के लिए इंटरचेंज u एंड v इन फार्मूला 3 डज नॉट चेंज द सम ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि u1 इंटू v1 इज इक्वल टू v1 इंटू u1 है. सिमिलरली u2 इंटू v2 इज इक्वल टू v2 इंटू u2. तो हम उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं. तो एज अ होल हम लिख सकते हैं u कॉमा v इज इक्वल टू v कॉमा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u. इसी तरह सेकंड एग्जाम में अगर हमारे पास w हो w1 कॉमा w2 तो हम लिख सकते हैं u प्लस v कॉमा w इज इक्वल टू 3 इंटू u1 प्लस v1 इंटू w प्लस 2 इंटू u2 प्लस v2 इंटू w2.
तो यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है 3 इंटू u1w1 प्लस v1w1 प्लस 2 इंटू u2w2 प्लस v2w2। अगर हम इसे अरेंज करें तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन रहा है 3u1w1 प्लस 2u2w2 प्लस 3v1w1 प्लस 2v2w2। इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w हैं और लास्ट टू टर्म्स जो हैं वो इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w हैं। तो इसलिए हमने u प्लस v कॉमा w इनर प्रोडक्ट को लिख लिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w। इसके बाद हमारा जो थर्ड एक्सियम है उसमें k इंटू यू कॉमा v, इसका इनर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे वेक्टर्स u और v की वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 3 इंटू के यू वन वी वन प्लस 2 इंटू के यू टू इंटू वी टू। आप इसमें से k को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बन जाएगा 3u1v1 प्लस 2u2v2, जिसे हम लिख सकते हैं k टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v इज इक्वल टू 3 इंटू v1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू v1 पावर 2 प्लस 2 इंटू v2 पावर 2। तो ये हमारे पास v अगर कोई भी वेक्टर हो r पावर 2 का तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। अगर हम इसे इक्वल टू 0 रखें तो इसकी जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी होगी जब v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 0 हो, मीन्स के वेक्टर खुद 0 हो। इसका मतलब ये है कि हमारे चारों एक्सियम्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। इसलिए ये जो इनर प्रोडक्ट हमने डिफ़ाइन किया वेटेड इनर प्रोडक्ट, ये r पावर 2 को एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इनर प्रोडक्ट और रियल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को देखना था। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।